Good morning, students. Now, after the topic vision and the values of the Indian Constitution, I am going to teach the features borrowed from foreign constitutions. In the previous video, I taught you that our features, our constitution is made up of the different countries' constitution. Some special features from those constitutions taken to our Indian constitution. That features I'm going to read. First country we have borrowed some features. The country is Britain, the British constitution. First point is constitutional head of the state like the Queen of UK. मतलब हर स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा जैसे यूके का क्वीन है उसी तरह से. सेकेंड पॉइंट, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल. प्रियम्बल मैंने तुमको पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो समरी है. तो समरी जो हम लोग लिए हैं वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. द कैबिनेट सिस्टम. कैबिनेट मीन्स चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और पार्लियामेंट में जो मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है. नंबर फोर्थ, द पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंटरी, राज्यसभा और लोकसभा. ठीक है. बाई कैमरल लेजिस्लेचर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाई कैमरल मतलब होता है कि किसी भी स्टेट में, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में विधान परिषद और विधान सभा. ठीक है, ये दो है. सारे स्टेट्स में नहीं, 6 या 7 स्टेट्स में है बाई कैमरल लेजिस्लेचर. ठीक है. नंबर 6, मेकिंग लोकसभा द लोअर हाउस. लोकसभा लोअर हाउस है, मोर पावरफुल देन द अपर हाउस. ठीक है, अपर हाउस से ज़्यादा पावर है. क्यों? क्योंकि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वह लोकसभा में बैठते हैं. लेकिन कोई भी बिल जो है, कोई भी विधेयक, हिंदी में बोलते विधेयक जो है वह लोकसभा में पास हो जाता है और कहाँ पे फंसता है? जाके राज्यसभा में फंसता है. याद रखना. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह सारे सहमति से अपना काम करते हैं और सारा जिम्मेदारी एक साथ लेते हैं. ठीक है, सबको अपना अपना रोल मिलता है. लोकसभा स्पीकर. हाँ, लोकसभा में एक स्पीकर होता है. ठीक है, अभी जो है लोकसभा के स्पीकर कौन है? अभी लोकसभा के स्पीकर आई थिंक वेंकैया नायडू है. ठीक है. अब आ जाओ द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत सारा कुछ बेनिफिट्स मिलता है वो. ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिविलेजेस. अब आ जाओ सेकेंड नंबर कंट्री, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है. सबसे पहला पॉइंट है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो हम लोगों ने लिखा है वो अमेरिकन से सीखा. द फेडरल सिस्टम. फेडरल मतलब हो गया कि इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब पार्लियामेंट, ये लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है. हमारा इंडिया क्या है? इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स. सारे स्टेट्स को मिला के, सारे स्टेट्स का समूह बन गया, हमारा कंट्री बन गया. फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है. कितने मौलिक अधिकार हैं? डू यू नो? 6. पहले था 7. प्रॉपर्टी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया. ठीक है. चलो. हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट. पूरे कंट्री का जो है हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है. ये वैसे भी मैं बता दूं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वो प्रेसिडेंट होता है. प्रोविजन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट. यस, हमारी कंट्री में 3 स्टेजेस हैं. ठीक है, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. लोअर मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जब वहां कोई केस सॉल्व नहीं होगा तो हाई कोर्ट में जाओगे. हाई कोर्ट में जब कोई से केस सॉल्व नहीं होगा तो लास्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे. सुप्रीम कोर्ट में बैठता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. प्रोविजन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट. आवर प्रोविंस आर नोन एज स्टेट्स. और हमारा जो प्रोविंस है वह स्टेट कहलाएगा. वो हम लोगों ने किससे लिया? अमेरिकन से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. नंबर लास्ट, राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स लाइक द यूएस सीनेट. राज्यसभा, हर स्टेट में राज्यसभा एक है, उसमें हर स्टेट के मेंबर पार्टी के अकॉर्डिंग बैठते हैं. अपोजिशन वहाँ होता है हेड. ठीक है. जैसे लोकसभा में अपोजिशन कांग्रेस है
और जो अभी रूलिंग पार्टी है वो है कौन, वो है बीजेपी, तो बीजेपी का वहाँ ज़्यादा मेंबर है। ठीक, अब आ जाओ कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का समूह, वो हम लोग लिए हैं कनाडा से। अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसमें वही चीज़ है कि जैसे लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वही चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन सोवियत संघ ऑफ रशिया। ये पहले यूएसएसआर था, अमेरिका ने उसको फाइट करके, वॉर करके अलग अलग कर दिया, आज अकेले रशिया है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो है वह यूएसएसआर से लिया है। चलो अब हम लोग कुछ अलग से पढ़ेंगे, कुछ जो अलग अलग वर्ड्स हैं उसको इसी में। लेट अस नाउ ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे की फीचर्स हमारे संविधान के क्या क्या हैं। फर्स्ट, यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब हो गया कुछ खास तरह का इसमें होगा। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट्स यूनिकनेस। यूनिकनेस में क्या खास है, इसमें क्या थोड़ा सा अनोखा है इसमें। द बेस्ट फीचर्स ऑफ द मेनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड वर मॉडिफाइड एंड एडेप्टेड टू आवर नीड्स एंड कंडीशंस। हाँ, हमारे बेस्ट फीचर्स हैं कि हम अपने नीड, अपने मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग रूल को बनाते हैं। यस भाई, नियम बदलता, जैसे कुछ नियम, कुछ कानून है, मान लो स्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, नीड्स एंड कंडीशन, स्थिति के हिसाब से। दस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गुड पॉइंट्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा जो संविधान है वह बहुत सारे संविधानों के अच्छे बिंदुओं पर बना है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे बना है। वहाँ उसमें का अच्छा पॉइंट हमने ले लिया, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट हमने ले लिया, मिला करके बना है, कॉम्बिनेशन है। एट द सेम टाइम द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल वर नॉट इग्नोर्ड। उसी समय पे, सेम टाइम पे, द नीड्स एंड एस्पिरेशन, नीड्स मतलब आवश्यकताएं, एस्पिरेशन मतलब इच्छाएं, करने की इच्छा ऑफ द पीपल वर ऑल्सो नॉट इग्नोर्ड। उसी तरह से उसमें आप उन लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आ जाओ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लंबा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यस, भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड, मतलब एकदम क्लोजली, माइन्यूटली ऑब्जर्व करके बनाया गया और बहुत एक्सप्लेन करके कि समझ में आ जाए सबको। इट इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड हैज 395 आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स ज़्यादा हो गया है, 400 क्या, 400 प्लस हो गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड हैज 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली spent 2 years, 11 months and 18 days to complete its final draft on November 26, 1949, but it was adopted and enforced on January 26, 1950. समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सब मिल करके उनको लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन, नोट कर लेना, 2 years, 11 months and 18 days to complete its final draft. फाइनल ड्राफ्ट हो गया था 1949 को, 26 नवंबर 1949 कंप्लीट हो गया था, बट इट वाज अडॉप्टेड, लागू कब किया गया, वह लागू किया एंड एनफोर्स ऑन जनवरी 26, 1950, 26 जनवरी को लागू किया गया, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे। अब आ जाओ एक और ख़ास, ये क्या है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड पॉइंट, इंडियन constitution is a written constitution which was drafted and enacted by the constituent assembly. देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो लिखा गया है और ड्राफ्ट किया गया और इनैक्टेड बाय द और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लागू किया गया है। स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें स्पेशली इसीलिए इलेक्ट किया गया था कि बनाओ, लागू करना है। इट वॉज प्रिजाइडेड
ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोला था मैंने, तो राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दो लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद उन्हें प्रिजाइड, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्यान रखा, ऑफिसर थे, और बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, जो लास्टली ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाउ नंबर 4th पॉइंट, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। देखो रिजिड मतलब होता है टाइट, जिद्दी, चेंज नहीं होना, और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों है। फ्लेक्सिबल मीन्स थोड़ा लचीला, थोड़ा फ्लेक्सिबल। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल। A constitution is called rigid or flexible on the basis of the procedure for its amendments. एक संविधान जो है वह रिजिड भी हो सकता है, चेंज नहीं, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। कौन से बेसिस पे? प्रोसीड्योर और फॉर इट्स अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब बदलाव लाने का मेथड के हिसाब से। A rigid constitution is one which cannot be amended easily. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो जल्दी अमेंड नहीं हो जाता। अमेंड मतलब कि बदलाव लाना, ठीक है। On the contrary, a flexible constitution can be amended easily. उसके दूसरी तरफ सोच लो कि एक फ्लेक्सिबल, एक लचीला संविधान जो है वह आराम से बदला जा सकता है, ठीक है। The strength of a rigid constitution is that it is stable and is a guarantee against hasty changes. देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वह स्ट्रेंथ इज दैट इट इज स्टेबल, और स्टेबल है, एंड इज ए गारंटी अगेंस्ट हैस्टी चेंजेस। मतलब ये गारंटी है कि कोई जल्दी में बदला गया हुआ कुछ चीज़ें वह ठीक नहीं हो सकता है, या तो ठीक भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट, वो जो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रेंथ कब पता चलता है? जब वह इज दैट इट इज स्टेबल है, एंड इज ए गारंटी अगेंस्ट हैस्टी चेंजेस, और ये गारंटी है कि जो बदलाव होगा वो अगर अच्छा ना हुआ तो स्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव। यस, जो बदलाव लाने वाला, जो लचीला जो संविधान है वह प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कि बढ़ते रहता है। इन नेचर एंड हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, वह देश को, अपने राष्ट्र को विकास की तरफ लेके जाता है। कीपिंग दिस इन माइंड, ये सब दिमाग में रखते हुए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोनों का, रिजिड और फ्लेक्सिबल का। इट इज नॉट ओनली ए सैक्रेड डॉक्यूमेंट, ये एक पवित्र डॉक्यूमेंट नहीं है सिर्फ, दैट इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। ये मत सोचो कि एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए बनाया गया, मतलब सिर्फ ये पवित्र ही नहीं है, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक सरकार का एक फ्रेमवर्क है। और क्या? बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट में रिक्वायर, एक ऐसा हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है दैट में रिक्वायर मॉडिफिकेशंस, जो कि कभी कभी बदलाव मांगता है। यस, परिस्थिति के अकॉर्डिंगली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट। सुन लो, इसके 3 मेथड्स हैं, अमेंडमेंट के बदलने के 3 मेथड्स हैं। पहला, प्रोसीड्यूर्स ऑफ अमेंडमेंट। फर्स्ट, बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर हम बदलना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को तो कैसे? तो पहला, बाय सिंपल मेजॉरिटी। Certain provisions of the Constitution can easily be changed by passing the amendment bill by simple majority. कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज हो सकते हैं कैसे? अमेंडमेंट बिल पास करके, बाय सिंपल मेजॉरिटी। मतलब लोकसभा में हम भाई वोट करेंगे, इसके सपोर्ट में कौन कौन है, तो मैं हूँ, सपोर्ट में जो रहता है ऐसे बजाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, वो हो गया। और अगर जो कम हो गया, खत्म। Which means the bill should be approved by a majority of the members present and voting in both the houses. दोनों हाउस में वोट होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? लोकसभा में जनरली रूलिंग पार्टी ज्यादा है, तो वो जो बिल लाएगा उसके सपोर्ट में सब रहेगा, तुरंत पार हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। बट राज्यसभा में थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ जो है स्टेट वाला पार्टी है, वहाँ स्टेट में जिनका है तो वो वहाँ रहेगा, ठीक है। तो बोथ हाउस में अगर इक्वली वोट हुआ, मेजॉरिटी आया, तब जा करके वो बिल पास होगा और फिर चेंज हो जाएगा। नंबर 2, बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल
मेजॉरिटी में द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। पहला तो दोनों पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा में जाएगा और दोनों मेजॉरिटी में किस में कितना कितना किस पार्टी का है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, टोटल मेंबरशिप, एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और 2/3 मेंबर जो है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। इसी तरह से होता ही है, स्पेशली मतलब सेकंड नंबर पॉइंट से। थर्ड, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, अगर वो बिल पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से in both the houses of the parliament, it may be approved by the legislatures of at least MLA के द्वारा भी हो of at least half of the total number of states। मतलब सारे स्टेट्स में जितने MLA हैं उसका कम से कम आधा भी अगर करेगा तब जा करके ये बिल पास होगा। ये हो गया आपका यहाँ तक। थैंक यू।